नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के काले कारनामों और उसके खूनी पंजे को सबने देखा है, जिसने उत्तराखंड की जनता का गला घोटने का काम किया है। यहां की जनता इस पंजे से निजात चाहती थी, जो अब मिल चुकी है। अब जनता उसे कभी भी यहां नहीं चाहेगी। उन्होंने कहा कि जनता तेज गति से विकास चाहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस में चल रही लड़ाई को सभी जानते हैं। साल 2016 में पूरी कांग्रेस टूट गई थी। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई, जबकि कुर्सी उसकी पहुंच से कोसों दूर है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत पर तंज कसते हुए सीएम धामी ने कहा कि जब उनकी पार्टी ही रावत को गंभीरता से नहीं ले रही है तो हम क्यों लें। उन्होंने कहा कि हमारी टक्कर किसी से नहीं है। और हमारे साथ बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुजाता पॉल जी, सीएम धामी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पंजे से निजात जनता चाहती थी, जो मिल गई है, और अब वापस जनता कांग्रेस को नहीं चाहती है। पुष्कर सिंह धामी प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार के तीसरे मुख्यमंत्री और तीनों भ्रष्टाचारियों में से सबसे बड़े भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अपने गिरेबान में झांक ले। देखे कैसे आचार संहिता लागू होने के बाद बैकडेट और बैकडोर मुख्यमंत्री बन गए, घोषणावीर आश्वासनवीर मुख्यमंत्री, और सारे आदेशों को अब एक एक करके इन्हें वापस लेना पड़ रहा है। अभी तो शिक्षा विभाग के ही सारे आदेश वापस लिए जा रहे हैं। धीरे धीरे करके देखेंगे हम कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया आचार संहिता लागू होने के बाद। परंतु आज जो ये बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपने बारे में। ये बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर ना किसी का भरोसा है, ना इनसे कोई बात करना चाहता है, और जनता इन्हें नकार चुकी है। 3 मुख्यमंत्री ऐसे, और इन्होंने पीसी में बैठाए 4 मुख्यमंत्री, और किसी को बोलने क्यों नहीं दे रहे थे। पिछले 2 मुख्यमंत्रियों के पास एक्सपीरियंस नहीं है क्या, या इन्हें लगता था कि वो कुछ ऐसा बोल देंगे कि उसका जवाब इनके पास नहीं होगा, या इन पर सवाल उठा देंगे। तो हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब जाने वाली है और बौखलाई है, इसलिए अपने बारे में नहीं बता पा रही। ये नहीं बता पा रही कि विकास कितना हुआ, ये नहीं बता पा रही कि कितनी नौकरियां दी, कैसे पलायन को रोका, क्योंकि ये निवाला छीनने वाली सरकार है। आपको याद होगा, एक होम राशन के ऊपर डाका डालने को तैयार बैठे थे। प्रसव हो रहा है महिलाओं का सड़कों पे, हमारे बुजुर्ग मर रहे हैं बीमारी से, और उनको लेकिन सुजाता पॉल जी, ये जितनी समस्याएं गिनवा रही हैं आप, उसमें हिस्सेदारी तो आपकी भी बराबर की है। जो जनता परेशान है दूर दराज क्षेत्रों में, अंतिम छोर की अगर बात करें, अगर वहां पर सुविधाएं नहीं है तो बराबर की हिस्सेदार आपकी सरकार रही है। बिल्कुल नहीं, आप गलत कह रहे हैं। क्योंकि अगर नारायण दत्त तिवारी जी का सम्मान आज ये करने पे मजबूर हो गए हैं तो वो इसलिए क्योंकि पहली चुनी सरकार कांग्रेस की थी, और नारायण दत्त तिवारी के जो कार्य है उनको कोई नकार नहीं सकता। उनका सम्मान सब करते
रहे हैं। उसके बाद इनकी सरकार आई और विकास पथ पर रोक लगी। उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो आपको याद होगा कि आपदा का दंश झेला हमने, और उस समय क्योंकि हम पर सवाल उठाए तो उस व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री। चलिए सुजाता पॉल जी, आऊंगा मैं दोबारा आपके पास। विनय गोयल जी। जी नमस्कार। विनय गोयल जी, ये तो सीधे सीधे आप पर आरोप लगा रही हैं कि एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदलते रहे और सब पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मैं तो इनको चुनौती देना चाहता हूं। अगर ये इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्री बदले और भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदले, तो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ ले। लेकिन इनके जमीन धरातल खिसक चुका है और मुझे नहीं लगता कि किस आधार पर ये इतनी बड़ी बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख में 59 विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हमने लोकसभा का जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो 57% वोट हमें मिले थे। उससे पहले 46.5% वोट लोकसभा के चुनाव में मिले थे। उसके बाद जितने भी उपचुनाव हुए, चाहे वो और उसके बाद जो भी सहकारिता का चुनाव हो, नगर पालिकाओं के चुनाव हो, सब में कांग्रेस ने मुक्की खाई। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी बड़ी बातें करना। पिछले जब 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो जिन अपने बड़े नेता के बारे में ये कसीदे जड़ रही हैं, उन्हीं के नेतृत्व में उत्तराखंड की राजनीति की सबसे बड़ी हार हुई थी, कांग्रेस में सबसे बड़ी टूट हुई थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये किस आधार पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अलग से डायलॉग डिलीवरी करना अलग बात है, लेकिन धरातल की सच्चाई देखकर उस पर कुछ बोलना बहुत अलग बात है। हमारे इनके वोट शेयर में लगभग दुगने का अंतर है और उसके मुझे लगता है कि इनको पार पाना इनके बस की बात नहीं है। लगातार इनका जनाधार खिसक रहा है। इनके कार्यालयों में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और इनके नेता, अभी कल ही आपने देखा होगा कि इन्होंने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई की है इन्होंने। तो मुझे लगता है कि 4 अध्यक्ष भी तो बनाए। उत्तराखंड की राजनीति के इतिहास में पहली बार 5 सांसद वाले प्रदेश में कांग्रेस को 5 अध्यक्ष बनाने पड़े, 1 अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष। तो अपने गिरेबान में झांक के देखे कांग्रेस। विनय गोयल जी, हरीश रावत जी को गंभीरता से लेते हैं आप लोग या नहीं? कि कांग्रेस गंभीरता से नहीं ले रही है उनको, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत है उन्हें गंभीरता से लेने के लिए। और उनकी गंभीरता को तो पिछली बार प्रदेश ने देख लिया। 2 चुनाव क्षेत्रों से उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार हुआ कि कोई मुख्यमंत्री 2 चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ा और दोनों से हारा। ठीक है सुजाता पॉल जी, बीजेपी हरीश रावत जी को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है और आपने कमान दी हुई है। इनके तो मानसिक दिवालियेपन को देख लीजिए। 57 विधायक थे, 2 गए 2 आए, तो 57 ही हुए होंगे। ये तो अभी बता रहे कि 59 विधायक है। तो भाई ये चेक कर ले कि आप किसको ये तोड़ने की कोशिश कर रहे थे जो टूट नहीं पा रहा। क्योंकि पलायन जो है पहले राज्य से करके लोग बाहर जा रहे थे, आज इनकी पार्टी से पलायन हो रहा है। और इनके पास ये हमारे यहाँ जो अध्यक्ष है उनकी बात कर रहे हैं, वो तो पार्टी का मामला। अब जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्य का मामला होता है और मुख्यमंत्री को हटाने का मतलब क्या होता है? 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा। क्योंकि 3 तो इनके लिए भी अशुभ ही हुआ। और 3 के बारे में याद करा दो कि गोलवालकर ने कहा था कि 3 रंग हैं हमारे तिरंगे पे, इसलिए वो अपशगुनी है। इसलिए ना तो ये तो हमारे झंडे पे विश्वास करते हैं, ना ये खुद पर विश्वास करते हैं। इसलिए अपने नेताओं के बारे में बता नहीं पा रहे और हमारे नेताओं पर कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि आज जनता जानती है कि उन्हें कौन सा नेता चाहिए। और अभी तक मैंने तो अपने किसी नेता के गुणगान करने शुरू भी नहीं किए थे। ये कह रहे थे कि मैं अपने नेता के बारे में बात कर रही हूँ। ये डर है इनका। लेकिन सुजाता पॉल जी, आपने तमाम काम गिनवाए। सुजाता पॉल जी, आपने तमाम काम गिनवाए अपनी सरकार के दौरान, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर इतने काम किए थे आपकी सरकार ने तो क्या वजह रही कि जो मुख्यमंत्री थे वो 2 जगह से चुनाव हार गए? देखिए, जिस तरह से इन्होंने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करी, राज्य को अस्थिर करने की कोशिश करी। आपको याद होगा कि इनके पहले कार्यकाल में भी 3 मुख्यमंत्री थे, खंडूरी, निशंक खंडूरी। 2 तो फिर आपने भी दिए। अब हमारे मुख्यमंत्री आए, एक सेकंड,
जब हमारे मुख्यमंत्री आए और आपदा आई तो वो एक ऐसी नेचुरल कैटास्ट्रोफी थी, उसको हमारे को सबको मिलकर लड़ना था और हमने अपनी पूरी कोशिश करी, पूरी जान लगा दी। और अगर आरोप लगे थे विजय बहुगुणा जी के ऊपर तो उनको हटा के हरीश रावत जी को लाए और 1 साल के अंदर ही हमने यात्रा को शुरू कर दिया था। क्या ये झूठ है? क्या ये सब नहीं जानते? और उस समय अगर हम राज्य के विकास के बारे में बात करें तो निश्चित तौर पर कुछ धीमी हुई थी रफ्तार, मगर उसके बाद 2016 से आपको याद है कि इन्होंने हमारी सरकार पर किस तरह से प्रहार करके उन लोगों को अपने पास ले जाने की कोशिश पूरी लगा दी। और जब ये लेके गए, आज ये क्यों रो रहे हैं? इसलिए क्योंकि उनको लेकर गए थे और आज वो समझ गए हैं कि हमें भ्रमित करके ले जाया गया। अगर काम कहीं हो सकता है, अगर उत्तराखंड का विकास किसी पार्टी के माध्यम से हो सकता है तो कांग्रेस पार्टी इसीलिए। चलिए ठीक है विनय गोयल जी, विनय गोयल जी, जनता तो ये पूछेगी ना चुनाव में आपसे कि 3-3 मुख्यमंत्री क्यों बदल दिए, क्या जवाब है इसका? नहीं, जनता को सारे जवाब पता है। जिस प्रकार से हमारे पुष्कर सिंह धामी ने 6 महीने में 600 से ज्यादा निर्णय लेकर और विकास की गति को तेज गति से आगे ले जाने का काम किया है, ताकड़ बल्लेबाजी उन्होंने की है, उससे कांग्रेस बौखलाई हुई है। और कांग्रेस जिस प्रकार से लगातार जिस प्रकार से उनका जनाधार घट रहा है तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस में क्षमता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के 11,500 बूथों पर, हर बूथ पर हमारे हर वोटर लिस्ट के हर पन्ने का पन्ना प्रमुख हमने बनाया हुआ है, पन्ना टोली हमने बनाई हुई है। इनके 5 अध्यक्ष एक साथ बैठ के बात नहीं कर पा रहे। ये इस बात से परेशान है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे पूर्व मुख्यमंत्री साथ क्यों बैठे हैं। ये हिम्मत नहीं कर सकते अपने पूर्व सारे प्रदेश अध्यक्षों को भी साथ बिठाने की। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता पाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनय गोयल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीएम धामी ने तंज कसा है कांग्रेस पर और ये कहा है कि कांग्रेस के जो खूनी पंजा था उससे जनता को निजात मिल गई और जनता दोबारा उस पंजे को नहीं चुनेगी। साथ ही हरीश रावत पर तंज कसते हुए उन्होंने ये कहा कि हरीश रावत को कांग्रेस गंभीरता से नहीं लेती तो हम क्यों गंभीरता से लें। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने मीडिया में चल रही उन खबरों को निराधार बताया जिनमें उनके कांग्रेस में शामिल होने की आशंका जताई जा रही थी। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में रावत ने कहा कि विरोधियों द्वारा षड्यंत्र के तहत इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी के सिपाही हैं, हिंदुवादी नेता हैं, कांग्रेस या कहीं और जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत लैंसडाउन से अपनी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई के लिए टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में ये बात कही जा रही थी कि लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दिलीप रावत ने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये जो अभी हमारी पार्टी की प्राथमिक सदस्य तक नहीं है, उनके बारे में चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता। और जहां तक मुझे पता है कि मेरी पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी देंगे उसको मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। ये आपने किसने कहा? मैंने कब कहा हरक सिंह जी के खिलाफ? बताओ पहले। मैंने कभी हरक सिंह जी के खिलाफ कोई बात ही नहीं करी है, कभी नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि मैंने अगर कोई विभाग से संबंधित बात करी होंगे तो मंत्री के खिलाफ मैंने बात नहीं करी, और ये मेरा अधिकार है क्योंकि मैं वहाँ का विधायक हूँ। अगर मैंने कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ कहा होगा, कभी किसी विभाग को करा होगा, तो वो किसी न किसी मंत्री से संबंधित होगा। भ्रष्टाचारी मसूरी में आम आदमी पार्टी के नेता और धनोल्टी विधानसभा के आप पार्टी प्रभारी अमरिंदर बिष्ट ने मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 21 साल उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी से राज किया, लेकिन उत्तराखंड के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया। उत्तराखंड की जनता के सामने तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी आई है, जिसको प्रदेश की जनता पहले स्थान पर देख रही है।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के मॉडल की तर्ज पर उत्तराखंड के विकास को लेकर कई घोषणाएं की गई हैं। बिजली, पानी, सड़क को लेकर विभिन्न योजनाओं के तहत काम करने की बात की गई, जिससे कि प्रदेश की जनता को राहत मिल सके और प्रदेश का विकास हो सके। ये धनोल्टी विधानसभा की जो जनता है वो आम आदमी पार्टी को बहुत गंभीरता से ले रही है और आम आदमी का ये कहना है कि दिल्ली में जिस तरह से जन कल्याणकारी मॉडल आदरणीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में चल रहा है, वह मॉडल यदि उत्तराखंड में देवभूमि की मॉडल के नाम से यदि चलता है तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को उसका लाभ होगा, वो मुख्य है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर धनोल्टी विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने मुझे इन मुद्दों को घर घर तक पहुँचाने के लिए चुना है और मैं इन मुद्दों को लेकर के घर घर जा रहा हूँ। और 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं काम करूंगा और ये जितने भी जन कल्याणकारी मुद्दे हैं इनके आधार पर हम लोग वोट मांगेंगे। ये धनोल्टी उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अल्मोड़ा पुलिस ने बाजार में फ्लैग मार्च निकालकर जनता को सुरक्षित निर्वाचन का संदेश दिया। एसएसबी के जवानों के साथ निकाले गए इस फ्लैग मार्च में पुलिस ने जनता से आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने लोगों से चुनाव के दौरान शांति भंग न करने और आचार संहिता का पालन करने की अपील की। लोगों ने बाजार में अतिक्रमण और जाम की समस्या से भी एसएसपी को अवगत कराया। एसएसपी ने जल्दी थाना स्तर पर इसका समाधान निकालने का लोगों को आश्वासन दिया। फ्लैग मार्च में सीओ अल्मोड़ा राजन सिंह रौतेला, कोतवाल अरुण कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराए जाने और मतदाताओं में सुरक्षा की भावना पैदा करने को लेकर जिलाधिकारी मनुज गोयल और पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल के नेतृत्व में सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्स आईटीबीपी के जवानों, जनपद पुलिस, फायर, एसडीआरएफ, पीएसी के जवानों ने कोतवाली रुद्रप्रयाग क्षेत्र अंतर्गत फ्लैग मार्च निकालकर एरिया डोमिनेशन किया। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले में 2 विधानसभाएं हैं जिनमें रुद्रप्रयाग और केदारनाथ शामिल हैं। विधानसभाओं में चुनाव सकुशल संपन्न कराए जाने, मतदाताओं की सुरक्षा और असामाजिक तत्वों की ओर से चुनाव प्रभाव करने की गतिविधियों को रोकने को लेकर जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। और ये हमारी सीआरपीएफ की पूरी एक कंपनी है और हमारा जो है महिला कांस्टेबल्स का एक प्लाटून है, हमारे सारे चारों थाने का फोर्स है। तो राजपुरा से हम शुरू करेंगे इसको, हल्द्वानी से बनपुरपुरा, उसके बाद में मुखानी और लास्ट में ये फिनिश होगा कारगुनाम थाने में। और देश भर में लोहड़ी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं रुड़की में लोहड़ी के पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। उत्तरांचल पंजाबी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव ग्रोवर के संयोजन में रुड़की के साकेत में लोहड़ी पर्व कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में क्षेत्रवासियों ने शिरकत की। लोगों ने इस बार लोहड़ी कुछ अलग तरीके से कोविड नियमों का पालन करते हुए मनाई। परंपरागत तरीके से लोहड़ी का त्योहार मनाया गया। इस त्योहार में गीत गाने और सुनने वाले लोगों ने आनंद लिया। लोगों ने अग्नि में मूंगफली, गजक और रेवड़ियों की आहुतियां डाली, साथ ही परंपरागत गीत गाए। वहीं इस खुशी के माहौल में समाजसेवी और वरिष्ठ बीजेपी महिला नेता पूजा नंदा ने कहा कि इस पर्व का एक संदेश है, ये संदेश देता है और इस पर्व के माध्यम से बेटियों को बचाने का भी संदेश दिया जा रहा है और बेटों के साथ साथ बेटियों को भी बराबर का महत्व दिया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए मेलाघाट रोड स्थित दुकान पर पुलिस पहुंची और दुकान के अंदर निर्माण करा रही महिला को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद महिला ने दुकान में पुलिस के सामने हंगामा कर दिया। काफी हंगामे के बाद बमुश्किल पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवाया। आपको बता दें कि खडीमा कोतवाली क्षेत्र में उस समय हंगामा मच गया जब एक दुकान में अवैध निर्माण की सूचना पर पुलिस पहुंची और दुकान के अंदर निर्माण करा रही महिला खुद को दुकान का मालिक बताकर पुलिस से भिड़ गई। वहीं सीओ ने बताया कि ये जो दुकान है इसका ये पूरा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और हाईकोर्ट से 18 जनवरी तक के लिए किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगाते हुए यथास्थिति का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन महिला अवैध तरीके से दुकान में निर्माण कर रही है। उनके द्वारा शिकायत वो कर रहे थे बार बार कि जो है इसमें गलत तरीके से इसमें जो है ये अपना निर्माण कार्य कर रहे हैं
और वो दुकान हमारी है। इनका कोर्ट में भी विवाद चल रहा है। इसमें 18 तारीख तक कोर्ट ने जो है इसमें समय दे रखा है, स्टे है उसमें 18 तारीख तक के लिए, कि उसमें स्पष्ट तौर पर ये है कि 18 तारीख तक जो है यथास्थिति बनाए रखें। तो इस वजह से शिकायत आई कि ये लोग इस पर कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ देख करने के लिए और इनको बताने के लिए आए कि आप 18 तारीख तक कोई कार्य नहीं करें। राज्य के लोगों को बारिश और बर्फबारी से तो निजात मिल गई है, लेकिन अगले कुछ दिन कोहरा और पाला पड़ने की संभावना है। वहीं राजधानी देहरादून में शुक्रवार को चटक धूप खिली रही। हल्द्वानी में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। मसूरी में भी धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। इसी तरह शुक्रवार को राज्य के अधिकतर इलाकों में मौसम साफ रहा। वहीं राजधानी देहरादून के अलावा हरिद्वार, उधमसिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में पिछले 2 दिनों से जबरदस्त कोहरा देखने को मिल रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गुरुवार की सुबह राजधानी दून और आसपास के इलाकों में जबरदस्त कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में हरिद्वार और उधमसिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। राज्य के पर्वतीय इलाकों में पाला पड़ने की पूरी संभावना है। राजधानी दून और आसपास के इलाकों में आसमान साफ रहेगा। आज मकर संक्रांति का पर्व है। धर्मनगरी में कोरोना संक्रमण के चलते पुलिस प्रशासन ने स्नान पर रोक लगाई है। हर की पैड़ी क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। हर की पैड़ी क्षेत्र को सील कर दिया है। श्रद्धालु हर की पैड़ी क्षेत्र पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हर की पैड़ी पर ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा गया। हर की पैड़ी छोड़कर दूसरे कई घाटों पर लोग स्नान कर रहे हैं। आसपास घाटों पर हजारों की भीड़ मौजूद नजर आई। यहाँ कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने होने वाले मकर संक्रांति स्नान को प्रतिबंधित कर दिया। हर की पैड़ी और अन्य गंगा घाटों तक श्रद्धालु ना पहुंच पाए, इसके लिए आधी रात 12 बजे से सभी मार्गों को सील कर दिया गया है। इसके अलावा पूरे मेले जोन को 4 जोन और 8 सेक्टरों में बांटकर अधिकारियों की तैनाती कर दी गई। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।